जापान में लंबे समय तक काम करना जीने का एक तरीका है और जापानी इतना ज़्यादा काम करते हैं कि कभी कभी तो काम करते करते ही उनकी डेथ हो जाती है। तो आपको एक रियल इंसिडेंट शेयर करता हूँ। मारुति गुड़गांव में मेरा एक दोस्त है, तो उसने मुझे एक बार बताया कि एक बार मशीन में कोई टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई, जिसकी वजह से एक जापानी सुबह 6 बजे उस मशीन को ठीक करने बैठा, तो नेक्स्ट डे रात के 2:30 बज गए पर मशीन को ठीक करके ही उठा। तो उसने मुझे बताया कि जापानी लोग ऐसे हैं, ये तो 18-18 घंटे भी काम कर लेते हैं। और एक हम इंडियंस हैं, खास करके गवर्नमेंट सेक्टर वाले, उन्हें सिर्फ एक बार काम बोल दो जैसे कि उनके ऊपर तो मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा हो। आखिर काम बोल दिया तो क्यों बोल दिया भाई मेरे को। अब इस चीज़ को लेकर कुछ लोग मुझे क्रिटिसाइज करेंगे, तुम क्या जानते हो कॉर्पोरेट वर्ल्ड के बारे में, क्या नहीं। देखिए भाई, मैं भी प्राइवेट सेक्टर पे ही काम करता हूँ और मुझे पता है कि कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जाने का तो टाइम है पर आने का कोई टाइम नहीं है। इनफैक्ट मैं तो जहाँ पर काम करता हूँ वहाँ तो जाने का भी कोई टाइम नहीं है, क्या पता सुबह फ़ोन कर दे आज जल्दी आ जा। खैर, टॉपिक पर वापस आते हैं। जापान में एक शब्द है केरोसी, जिसका मतलब है डेथ फ्रॉम ओवरवर्क या फिर वर्क प्लेस डेथ। मतलब कि ज़्यादा काम करने से, ओवर टाइम लगाने से लोगों की मौत हो जाना, स्ट्रेस से, हार्ट अटैक से, जहाँ पर वो काम करते हैं वहीं पर। तो पॉइंट की बात यह है कि जापानी लोग इतने लंबे समय तक काम आखिर क्यों करते हैं और क्या इस चीज़ को फिक्स किया जा सकता है और जापानीज गवर्नमेंट इस चीज़ को लेकर क्या पहल कर रही है। तो चलिए देखते हैं आज की वीडियो में। देखिए, जापान में आप किसी भी टाइम निकल जाओ, चाहे वो रात के 3 ही क्यों ना बज रहे हो, आपको सूट बूट में और सूटकेस लिए ऑफिस जाते हुए कुछ ना कुछ 1-2 लोग तो दिख ही जाएंगे। मतलब कि 24 घंटे वहाँ पर जो है आपको कुछ ना कुछ एक्टिविटीज़ दिखी जाएगी जॉब से रिलेटेड। जापान की कॉर्पोरेट कंपनी में एक जापानी एम्प्लॉई महीने के लगभग 80 से 100 घंटे ओवर टाइम वर्क करता है। और मजे की बात तो ये है, ये ओवर टाइम अनपेड होते हैं, मतलब कि ओवर टाइम भी करो और उसका पैसा भी नहीं मिलता आपको। पर इंडिया जैसी कंट्री में सिचुएशन और है, यहाँ पर ओवर टाइम का पैसा सबसे पहले लिया जाता है। मतलब कि ओवर टाइम से जो है घर का खर्चा और रेगुलर जो इनकम मिलती है उससे अदर चीज़ हो जाएगी। और इन ओवर टाइम लगाने वाले को जापान में सैलरी मैन के नाम से जाना जाता है। अब सैलरी मैन बेसिकली क्या है? सैलरी मैन देखिए, एक ऐसा व्यक्ति, एक ऐसा पर्सन जो अपनी पूरी लाइफ एक ही कंपनी को डेडिकेट कर दे, वो भी पूरी लॉयल्टी के साथ। और देखिए, सिर्फ काम ही नहीं, जापानीज कंपनी चाहती है कि जापानी जो है आफ्टर द वर्क जो एक्टिविटीज होती है जैसे कि ड्रिंकिंग, लंच, डिनर, वो भी जो अपने कोलिग्स के साथ ही किया जाए। साल 2017 में एक सर्वे किया गया जिसमें जापानी लोगों को साल में 20 छुट्टी मिली, पर बहुत से जापानियों ने वो 20 छुट्टी ली ही नहीं, सिर्फ 5 या 10 छुट्टी ही इंजॉय करी। देखिए, जापानी लोगों की एक थॉट होती है, वो पेड लीव को लेना अपने आप में गिल्टी समझते हैं। और हमारे इंडिया में दूसरा, बस जैसे तैसे करके घर बैठे सैलरी आ जाए। और रही बात वेकेशन की, बस खर्चा कंपनी उठा ले तो देश के किसी भी कोने में भेज दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब देखिए, जापानियों में ये वर्क कल्चर, ये 18-18 घंटे काम करने का डेडिकेशन आखिर आया कहाँ से? ये चीज़ आई 1950 में, जब जापान आर्थिक मंदी से उभर कर इकोनॉमिक्स बूम की तरफ बढ़ रहा था। और जापानियों की इसी मेहनत, इसी डेडिकेशन ने जापान को 42 सालों तक वर्ल्ड की सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी बना के रखा। देखिए, जापान में क्या है, जापान में एक पर्सन जो किसी कंपनी में काम करता है वो एक इंडिविजुअल पर फोकस नहीं करता, वो एक कंपनी पर फोकस करता है। मतलब कि कंपनी का ग्रोथ मेरा ग्रोथ, देश का ग्रोथ मेरा ग्रोथ। दैट्स वाई यही रीज़न है कि 2 परमाणु बम गिरने के बाद भी जापान आज भी इस मुकाम पर है। और वहीं ये परमाणु बम भारत पर गिरा होता, भारत आज से 50 या 100 साल पीछे जा चुका होता। और देखिए दोस्तों, मैं ये अच्छी तरह जानता हूँ, एज एन इंडियन एक एम्प्लॉय जो किसी भी सेक्टर में काम करता हो, चाहे प्राइवेट हो गवर्नमेंट हो, सबसे पहले वो अपने और अपनी फैमिली के बारे में ही सोचता है, ना कि कंपनी और देश के बारे में। ये थॉट और माइंडसेट जो डेवलप हो चुका है टाइम के साथ हमारे अंदर। जैसे कि जापानियों के अंदर एक काम करने का डेडिकेशन डेवलप हो चुका है। वहाँ की कंपनी उन्हें ओवर टाइम करने के लिए इतना प्रेशर नहीं बनाती, पर वो खुद से, उनका जो माइंडसेट और बॉडी बिल्ड ऐसी हो चुकी है कि वो खुद ही काम करते हैं। अब देखिए, जापान में वर्किंग आवर ज़्यादा है, इसका मतलब ये नहीं है कि और प्रोडक्टिविटी भी दूसरे देश के मुकाबले सबसे ज़्यादा है। अगर G7 कंट्रीज़ की बात करें तो जापान की प्रोडक्टिविटी सबसे कम है। अब देखो, सुनने में तो ये बहुत अच्छा लगता है कि लोग ओवर टाइम कर रहे हैं, कंपनी के बारे में सोच रहे हैं, देश के बारे में सोच रहे हैं, देश ग्रो हो रहा है, काफ़ी अच्छी बात है। देखिए, हर एक पॉजिटिव चीज़ का भी एक नेगेटिव इम्पैक्ट जरूर पड़ता है। तो जापानियों के साथ भी कुछ ऐसा ही है। जापानियों के इसी ओवर टाइम करने की वजह से हर साल काफ़ी लोग डिप्रेशन के शिकार होते हैं और सुसाइड जैसे कदम उठाते हैं। जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था, जापान ने पूरे 42 सालों तक सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी पर राज किया, पर साल 2011 में ये सेकंड पोजीशन ले ली थी चाइना ने। आज की डेट में जापान लेबर क्राइसिस जैसी समस्या से बहुत ज़्यादा जूझ रहा है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर बर्थ रेट कंटिन्यूसली डाउन जा रही है। एक सर्वे की माने, जहाँ पर 2015 में जापान की टोटल पॉपुलेशन थी 127 मिलियन, वहीं पर ये पॉपुलेशन 2050 से 55 के बीच हो रहने वाली है सिर्फ 85 मिलियन।
अगर जापान की पॉपुलेशन देखें तो 28% जो लोग हैं वो 65 साल से ऊपर के हैं। और वहीं बात करें इंडिया में एवरेज एज देखा जाए तो वहाँ पर 28 है। अब देखिए, इस लेबर क्राइसिस को सिर्फ 2 ही तरीकों से पूरा किया जा सकता है। पहला तो इमिग्रेशन को बढ़ावा देना, दूसरा रोबोट्स। पर देखा जाए तो यहाँ पर जापान दूसरा ऑप्शन चुनना पसंद करेगा, क्योंकि जापान में सबसे कम फॉरेन वर्कर हैं। जापान किसी भी इमिग्रेशन को बढ़ावा नहीं देता। तो यही कारण है कि जापान के पासपोर्ट को वर्ल्ड के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पासपोर्ट में नंबर 1 पर पोजीशन मिली हुई है। व्हाट गवर्नमेंट कैन डू। देखिए, अब ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट को इस चीज़ों का पता नहीं है। गवर्नमेंट खुद इन चीज़ों के ऊपर वर्क कर रही है। गवर्नमेंट और कंपनी ने खुद से वर्किंग आवर्स को बहुत ज़्यादा कम भी किया है। पहला कदम तो कंपनी ने ये उठाया है कि साल में हर एम्प्लॉय को 5 दिन के लिए वैकेशन पर भेजा जाए, कैसे भी भेजा जाए पर भेजना है। दूसरा, जो एंड आवर्स है और जो स्टार्टिंग आवर्स है उसके बीच में एक अच्छा खासा गैप हो, ताकि जो है वर्क बैलेंस बना रहे। और इसी चीज़ को देखते हुए जापान में 2017 में लॉन्च किया गया द प्रीमियम फ्राइडे, जिसका मतलब था हर महीने के आखिरी शुक्रवार को 3 बजे छुट्टी हो जाएगी। पर यहाँ भी देखा गया कि सिर्फ 4% एम्प्लॉय ही 3 बजे उठ पाए। क्यों? और जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि जापान एक इंडिविजुअल से ज़्यादा एक ग्रुप पर फोकस करता है। अब जब बात सबसे पहले उठने की आती है तो हर कोई सोचता है कि पहले कौन उठेगा, तो दैट्स वाई कोई उठता ही नहीं है। तो ये वही बात होगी ना कि पहल कौन करेगा। तो यहाँ पर पहल कोई करता नहीं, क्योंकि अगर कोई पहल करे तो शायद उसे ग्रुप से सबसे अलग समझा जाए, उसे गलत नज़रों से देखा जाए, और ये चीज़ उनके वर्क कल्चर के अगेंस्ट होती है। तो दोस्तों, आप क्या सोचते हैं इस वर्क कल्चर के बारे में? आपकी क्या राय है? एक बार जो नीचे कमेंट जरूर कीजिए, क्योंकि मैं भी जानना चाहता हूँ कि किस तरह से ये चीज़ अच्छी है या बुरी है। आप हमारे साथ शेयर कीजिए।